आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिनके कह सकते हैं कि एक नहीं कई चेहरे थे। अच्छा। हाँ, एक राइटर, एक जर्नलिस्ट, सांसद और एक समाज सेवी भी। हम्म। नाम है बनारसी दास चतुर्वेदी। हम्म। हमारे पास उनके बारे में रविंद्र पुनिया की इकट्ठा की हुई एक छोटी सी जानकारी है और आज हम बस उसी से उनकी पूरी कहानी को, मतलब उनके काम के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो बड़ा दिलचस्प है, मतलब सुराग कम है और कहानी बड़ी। बिल्कुल, देखते हैं कि इस जानकारी से हम कितनी गहराई तक जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दिए गए सुरागों में सबसे पहले उनकी लिखी किताबों की एक लंबी लिस्ट है। हाँ, और लिस्ट देखते ही मतलब पहली नजर में तो सब सामान्य सा लगता है। राष्ट्रभाषा, संस्मरण, रेखा चित्र। एक हिंदी लेखक के काम। हाँ, लेकिन एक मिनट, यहाँ कुछ कुछ अजीब है। एक किताब का नाम है कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी, ओके। और उसके आगे प्रकाशन का साल लिखा है 1906। 1906? हाँ, 1906। हमारे नोट के हिसाब से तो चतुर्वेदी जी का जन्म 1892 में हुआ था। मतलब ये वो सिर्फ 14 साल के थे। ये कैसे हो सकता है? ये कोई टाइपिंग की गलती तो नहीं है? ये सवाल उठना लाजमी है, और यहीं से उनकी कहानी असाधारण बन जाती है। नहीं, ये कोई गलती नहीं है। सच में? हाँ, उन्होंने सच में 14 साल की उम्र में एक पूरी जीवनी लिखी थी। जरा सोचिए, उस उम्र में कोई क्या करता है? स्कूल के इम्तिहान की चिंता? बिल्कुल। और ये लड़का किसी दूसरे इंसान के जीवन पर रिसर्च कर रहा था, उसे समझ रहा था और उसे लिख रहा था। ये सिर्फ लिखने की प्रतिभा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस उम्र में एक गहरी बौद्धिक परिपक्वता को दिखाता है। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। मतलब शुरुआत से ही उनका झुकाव असल जिंदगी और समाज से जुड़े विषयों की तरफ था। हाँ। और ये जुड़ाव सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा है ना। लिस्ट में मुझे एक शब्द बार बार दिख रहा है, फिजी। फिजी। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। हाँ, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, फिजी में भारतीय, फिजी की समस्या। ये साफ है कि फिजी उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं था। नहीं, वो एक जुनून जैसा था। और उस जुनून को समझने के लिए हमें उस दौर के इतिहास में जाना होगा। वो गिरमिटिया मजदूरों का दौर था। गिरमिटिया? मतलब जो एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप है? बिल्कुल। ये वो लाचार भारतीय थे जिन्हें अंग्रेज धोखे से झूठे वादे करके भारत से फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद ले गए थे। खेतों में काम करने के लिए? हाँ, गन्ने और रबर के खेतों में। वो एग्रीमेंट असल में गुलामी का दस्तावेज था। उनकी हालत जानवरों से भी बदतर थी। तो इसका मतलब जब चतुर्वेदी जी इन विषयों पर लिख रहे थे तो वो सिर्फ किसी विदेश में बसे भारतीयों की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो कॉलोनियलिज्म के सबसे क्रूर पहलुओं में से एक को दुनिया के सामने ला रहे थे। कलम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब तो बहुत ही गंभीर और भारी विषय है। लेकिन इसी लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें पढ़कर हंसी आ जाती है। जैसे भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता, नेताओं की नुमाइश, और मेरा पसंदीदा तो है कुल्लड़ में हुल्लड़। कुल्लड़ में हुल्लड़। ये तो किसी गंभीर सामाजिक चिंतक के काम नहीं लगते। ऐसा लग रहा है जैसे दो अलग अलग लोग लिख रहे हों। यही तो एक बेहतरीन पत्रकार की पहचान है। अच्छा। हाँ, वो समाज की बड़ी त्रासदियों को भी उतनी ही गहराई से समझता है जितनी रोजमर्रा की राजनीतिक नौटंकियों को। इन हल्के फुल्के व्यंग्यात्मक शीर्षकों से उनके अंदर का पत्रकार झांकता है। वो समाज पर, नेताओं पर चुटकी ले रहे थे। नेता और अभिनेता, ये शीर्षक तो आज भी किसी अखबार की हेडलाइन बन सकता है। बन सकता है, और रोज बनता है। मतलब वो 100 साल पहले ही राजनीति में परफॉर्मेंस और असलियत के फर्क को पकड़ रहे थे। एकदम। और कुल्लड़ में हुल्लड़ का मतलब शायद वही है जो अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट। हाँ, किसी छोटी सी बात पर मचा बड़ा बवाल। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनकी नजर कितनी पैनी थी, और सबसे बड़ी बात, उनके पास इन विचारों को फैलाने का एक बहुत शक्तिशाली मंच था। आप पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं, विशाल भारत और मधुकर। हाँ, और हमें ये समझना होगा कि उस जमाने में विशाल भारत का संपादक होना कोई छोटी बात नहीं थी। मतलब सिर्फ लेख छापने से कहीं ज्यादा था। बहुत ज्यादा। विशाल भारत उस दौर की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में से एक थी। उसका संपादक होना मतलब हिंदी साहित्य की दुनिया का किंग मेकर होना था। किंग मेकर? हाँ, वो तय करते थे कि कौन से नए लेखक देश के सामने आएंगे, किन विचारों पर बहस होगी, साहित्य की दिशा क्या होगी। निराला, महादेवी वर्मा सब उसमें छपते थे। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी ताकत और जिम्मेदारी थी। तो जाहिर है कि उनका काम सिर्फ लिखने या संपादन तक ही सीमित नहीं रहा होगा। जो इंसान समाज को इतनी बारीकी से देख रहा है, वो सिर्फ किनारे बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकता। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है।
उनका लेखन ही उनके एक्शन का आधार था। नोट में साफ लिखा है कि वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। हाँ। ये उनके सफर का एक स्वाभाविक अगला कदम था। जिन समस्याओं के बारे में वो सालों से लिख रहे थे, अब उनके पास उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का एक सीधा मंच था। मतलब वो सिर्फ समस्या बताने वाले नहीं थे, वो समाधान का हिस्सा बनना चाहते थे। बिल्कुल। और ये जुड़ाव सिर्फ संसदीय राजनीति तक ही नहीं था। नोट में एक और बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि गांधी जी के कहने पर वे गुजरात विद्यापीठ में अध्यापक बने। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि गुजरात विद्यापीठ सिर्फ कोई कॉलेज नहीं था, उसे 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के बहिष्कार का एक सीधा जवाब थी। एक राष्ट्रीय संस्थान। हाँ, जिसका मकसद ऐसे युवा तैयार करना था जो दिमाग से भारतीय हों। वहां पढ़ाना अपने आप में आजादी के आंदोलन के प्रति एक खुली प्रतिबद्धता थी। मतलब गांधी जी ने उन्हें इस काम के लिए चुना। ये दिखाता है कि गांधी जी की नजर में वो सिर्फ एक पत्रकार या लेखक नहीं थे। नहीं, वो एक शिक्षक थे, एक चरित्र निर्माता थे, जो देश की अगली पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। गांधी जी लोगों को पहचानने में माहिर थे। उन्होंने चतुर्वेदी जी में वो क्षमता देखी। तो अब तक की तस्वीर ये बन रही है, एक लेखक जो पत्रकार भी है, एक्टिविस्ट भी है, सांसद भी है और शिक्षक भी है। लेकिन लिस्ट में एक और चीज है, हिंदी भवन की स्थापना में प्रमुख योगदान। और ये उनके व्यक्तित्व के एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू को दिखाता है, संस्था निर्माता। संस्था निर्माता। हाँ, देखिए, बहुत से लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छी किताबें लिखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसी संस्थाएं बना पाते हैं जो उनके जाने के बाद भी उनके काम को, उनकी सोच को जिंदा रखें। सही बात है। हिंदी भवन की स्थापना करना ये दिखाता है कि वो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए सोच रहे थे। वो हिंदी भाषा और साहित्य के लिए एक स्थायी घर बनाना चाहते थे। ये दूरदर्शिता का प्रमाण है। तो अगर हम इन सारे धागों को एक साथ पिरोएं तो एक कमाल की तस्वीर उभरती है। एक लड़का जो 14 साल की उम्र में जीवनी लिखता है, वो जवान होकर दुनिया के दूसरे कोने में पिस रहे भारतीयों के लिए लड़ता है, अपने समाज की बातों पर व्यंग्य करता है, देश के सबसे बड़े संपादकों में से एक बनता है, आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का सिपाही बनता है, आज़ाद भारत की संसद में बैठता है और आखिर में अपनी भाषा के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ जाता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। बनारसी दास चतुर्वेदी उस पीढ़ी के बुद्धिजीवी थे जिनके लिए ज्ञान और कर्म, लिखना और करना दो अलग अलग चीजें नहीं थीं। उनका लेखन और उनका सामाजिक काम, ये एक दूसरे से पूरी तरह गुंथे हुए थे। तो आज हमने बनारसी दास चतुर्वेदी के जीवन के कई पहलुओं को छुआ। एक प्रतिभाशाली लेखक, प्रवासी भारतीयों के हिमायती, एक कुशल संपादक, एक सांसद और एक संस्था निर्माता। उनका जीवन और काम वाकई में कई परतों वाला है। ये सब देखते हुए एक अंतिम विचार मन में आता है जो हमें दिए गए स्रोत से ही मिलता है। बताइए। उनकी रचनाओं की सूची में आखिरी किताब है अफवाह, जो 1980 में प्रकाशित हुई। जरा इस पर एक पल के लिए सोचते हैं। अफवाह 1980 में? हाँ, 1892 में जन्मे चतुर्वेदी जी ने यह किताब लगभग 88 साल की उम्र में लिखी थी। यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? एक व्यक्ति जिसने भारत की गुलामी देखी, आज़ादी की लड़ाई देखी, देश का बंटवारा देखा और फिर आज़ाद भारत के शुरुआती 33 साल देखे, जिसने लगभग एक पूरी सदी को अपनी आंखों से गुजरते देखा हो, उसने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अफवाह जैसे विषय पर लिखने के लिए क्यों चुना होगा? ये सच में सोचने वाली बात है। वो अपनी आत्मकथा या आज़ादी पर कोई बड़ा ग्रंथ कुछ भी लिख सकते थे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने चुना अफवाह। यहीं पर उनकी दूरदर्शिता फिर से दिखती है। उन्होंने देखा होगा कि कैसे एक छोटी सी गलत सूचना दंगे भड़का सकती है, सरकारें गिरा सकती है और लोगों के बीच नफरत के बीज बो सकती है। अपने इतने लंबे अनुभवों के बाद उनका अफवाह पर आकर रुकना, ये शायद समाज के लिए उनकी अंतिम टिप्पणी या एक चेतावनी थी। वो शायद देख रहे थे कि आने वाला समय सूचना का नहीं, बल्कि दुष्प्रचार का होने वाला है। और आज जब हम फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के दौर में जी रहे हैं, ठीक वहीं पर यह बात और भी प्रासंगिक हो जाती है। सोचने वाली बात है कि 88 साल के उस अनुभवी चिंतक ने अफवाहों के सिस तंत्र के बारे में क्या लिखा होगा और उनका वो काम आज हमारे लिए कितना जरूरी हो सकता है।